नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन। हर कोई जानना चाहता है इक्विटी बाजार कहाँ जाएगा। हर कोई जानना चाहता है उसके म्यूचुअल फंड्स की एनएवीज कहाँ जाएगी। हर कोई ये जानना चाहता है कि शेयर का भाव क्या जाएगा। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि प्लॉट किस भाव पे बिकेंगे, सोने की कीमतों में क्या होगा, ये भी आप जानना चाहते हैं। आज मैं इसमें से किसी की बात नहीं करूंगा। अगर आपको ये बातें समझनी है तो आपको एक बात समझनी होगी कि इनकी कीमतें कौन तय करता है। जी हाँ, आज वही तो हम बात करना चाहते हैं। आज हम कहानियों की बात नहीं करेंगे, आज हम मान्यताओं की बात नहीं करेंगे, हम आधारभूत सत्य की बात करेंगे, जो फाउंडेशन है किसी भी चीज की कीमत को तय करने के लिए। और ये कीमत कौन तय करता है, आप जानते हैं? ये कीमत पैसा तय करता है। और पैसा कभी कभी आपके पास नहीं होता है, तब भी तो आप सोना खरीद सकते हैं। पैसा नहीं है तब भी आप जमीन खरीद सकते हैं। पैसा नहीं है तब भी आप इक्विटीज खरीद सकते हैं। क्या आपने कभी हाउसिंग लोन लेके जमीन खरीदी है ना? जी हाँ, पैसा भी खरीदा जाता है और पैसे की कीमत भी होती है। क्या आप जानना चाहते हैं बाजार कहाँ जाएगा? आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिल थामे सुनिएगा, आंखें गड़ाए देखिएगा। इसको बॉन्ड बाजार कहते हैं। बॉन्ड बाजार तय करता है कि पैसे की कीमत क्या है। अब हर चीज पैसे से खरीदते हैं, पर पैसा भी खरीदा जा सकता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बाजार से उधार पर पैसा लेके सामान खरीद सकता है। तो पैसे की कीमत क्या है? पैसे की कीमत को ब्याज कहते हैं। और जिसको ब्याज समझ में नहीं आया उसको बाजार समझ में नहीं आया। जो इक्विटी बाजार को समझना चाहते हैं वो पहले बॉन्ड बाजार को समझते हैं। और आज का बॉन्ड बाजार आपसे ये कहता है कि कल बाजार कहाँ जाएगा। इक्विटी बाजार को समझने के लिए खबरों की जरूरत नहीं है। इक्विटी बाजार को समझने के लिए कोई यील्ड कर्व की जरूरत है। बॉन्ड यील्ड्स को समझने की जरूरत है। ब्याज दरों के उतार चढ़ाव को समझने की जरूरत है। पैसे की कीमत कैसे तय होती है समझने की जरूरत है। और ये समझने की जरूरत है कि पैसे की कीमत किस तरह से आपके शेयर की कीमत को, जमीन की कीमत को, सोने की कीमत को प्रभावित करता है। यही तो वो बारीक बात है जिसमें आपके साथ करना चाहता हूं। शर्त यह है कि पूरी बात तब समझ में आएगी जब आप पूरी बात सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो वादा करते हैं कुछ समय देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और पहले ये समझते हैं कि आप मैं ये बात क्यों करना चाहता हूं। अभी तक मैंने आपके साथ ये बात क्यों नहीं की थी, क्योंकि मैंने खबर नहीं पढ़ी थी। तो खबर क्या थी? कल ही मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसको बोलते हैं मंथली इकोनॉमिक रिव्यू, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से हर महीने दिया जाता है। और वहां पर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने एक जबरदस्त बात कही है और उस बात पे गौर करने की जरूरत है। रिपोर्ट ये कहती है कि नेचुरल गैस बहुत महंगी हो गई है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। नेचुरल गैस बहुत महंगी हो गई है। क्रूड बहुत महंगा हो गया है। अमोनिया, जिसको फर्टिलाइजर कहते हैं, बहुत महंगा हो गया है। यूरिया बहुत महंगा हो गया है। आप और मैं किसान नहीं है, पर हमारा देश किसानों का देश है। और बहुत जल्दी किसानों को खेती और मानसून के आसपास बहुत ज्यादा खाद की जरूरत पड़ने वाली है। इसकी कीमतें बेतहाशा बढ़ रही है और ये मैंने इकोनॉमिक अफेयर्स के रिपोर्ट में पढ़ा है। और यही चिंताजनक बात है। इसमें 4 बातें कही गई है कि ईरान का युद्ध हिंदुस्तान को किस तरह से प्रभावित करेगा। सबसे पहली बात, सप्लाई डिसरप्शन हो रहे हैं। हमारी जो तेल और गैस की आवक है उस पर बाधा उत्पन्न हो रही है। और इस बाधा उत्पन्न होने की वजह से इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ रही हैं। जी हाँ, हमारा इंपोर्ट महंगा हो रहा है। तीसरी चीज ये है कि दुनिया के अंदर युद्ध के प्रभाव बढ़ने से डिमांड कम हो रही है। इससे एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। और इस वजह से हमारे जो डॉलर की आवक है वो भी कम हो रही है। मिडिल ईस्ट में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनसे जो रेमिटेंस आता है इसमें भी कमी आ रही है। कुल मिला के मुद्दा यह है कि विदेशी भी हमारे यहाँ से पैसा निकाल रहा है, मतलब डॉलर्स की डिमांड कर रहा है। डॉलर्स की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर्स की आवक कम हो रही है, डॉलर्स की आवक बढ़ रही है। आरबीआई को भी ये बात समझ में आई और आरबीआई ने कुछ नीतियां में परिवर्तन किया है। आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि उन्होंने बैंकों को पाबंद किया है कि कितना वो लॉन्ग पोजीशंस डॉलर में रख सकते हैं। ये चारों बातें जो इकोनॉमिक रिव्यू कमेटी में मैंने पढ़ी है, इससे मुझे एक बात समझ में आई है कि ये जो दाम बढ़ रहे हैं ना, कल को हर चीज का दाम बढ़ाएंगे और हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ने वाली है। अभी तक मैं हमेशा आपसे कहता था कि महंगाई हिंदुस्तान में थोड़ी बढ़नी चाहिए क्योंकि आरबीआई के कंफर्ट से नीचे है। पर ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि इसका कैस्केडिंग इफेक्ट ज्यादा होने वाला है और महंगाई बढ़ने का ये भय बॉन्ड बाजार में पसर रहा है। और पिछले 7 दिनों से तेजी से, बहुत तेजी से के साथ बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हैं। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का मतलब है बॉन्ड प्राइसेस कम हुई है। अभी आश्चर्य की बात है कि जब युद्ध होता है तो बॉन्ड की डिमांड बढ़नी चाहिए, पर यहां पर बॉन्ड की प्राइसेस कम हुई है और यील्ड बढ़ने का मतलब है कि जमीन पे ब्याज दरें बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? कि हर कोई मान रहा है कि तेजी से महंगाई आने वाली है। तो क्या मेरा डर महंगाई है?
बिल्कुल नहीं। मेरा डर है महँगाई से प्रभावित पड़ने वाली ब्याज दरें बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ी जटिल है, आसानी से बात समझ में नहीं आएगी। बस इक्विटी बाजार को अगर समझना है, गोल्ड को भी अगर समझना है, तो आपको गोल्ड मार्केट, इक्विटी बाजार को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। 3 चीज़ें हैं जिस पे नज़र गड़ाए रखिएगा। पहली चीज़, रुपया कहाँ जा रहा है, दूसरी चीज़, तेल के भाव कहाँ जा रहे हैं और तीसरी चीज़, सबसे ज़रूरी, बॉन्ड के भाव कहाँ जा रहे हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं, तेल के भाव 105 से 115 के बीच में लुढ़क रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। तो कभी कीमत 105, 102 के आसपास हो जाती है। ब्रेंट की कीमत $115 प्रति बैरल हो जाती है। रुपया इस वक्त 95 रुपीस के आसपास घूम रहा है। आरबीआई ने चंद कदम उठाए हैं जिससे ये 94 की तरफ बढ़ा है, पर अभी भी 94 और 95 के आसपास है। इस पर भी नजर रखिएगा। और हमारी बॉन्ड यील्ड्स आज से 6 महीने पहले 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड्स जो 6.2% हुआ करती थी, वो बढ़ के 7% हो गई है। ये ब्याज दरें बढ़ रही हैं। ब्याज दरें बढ़ने का मतलब है अगर कोई उधार लेता है तो उसको ज्यादा ब्याज चुकाना है। जब भी मैं बाजार से कोई चीज खरीदता हूं ना दोस्तों, मुझे पैसे की जरूरत है। या तो ये पैसा मैं कमाता हूं और तब जाके चीज खरीदता हूं, और मेरे पास पैसा नहीं है तो उधार लेके उस वस्तु को खरीदता हूं। जब मैं उधार लेता हूं तो ब्याज चुकाता हूं, और जब मैं ब्याज चुकाता हूं तो ब्याज पैसे की कीमत है जो मैं अदा करता हूं। अगर ये कीमत बढ़ गई मतलब पैसा महंगा हो गया। तो अगर मुझे पैसा महंगा मिलेगा तो चीज के भाव में सस्ता मांगूंगा। अगर पैसा मुझे सस्ता मिल गया तो उस पैसे से जो चीज खरीद रहा हूं उसके ज्यादा भाव देने के लिए मैं तैयार रहूंगा। बॉन्ड की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा तवज्जो चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। बड़े बड़े लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता है। दोबारा बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ में नहीं आएगा। जब तक 100% फोकस नहीं करेंगे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। और एक और मजेदार चीज कहता हूं, जिंदगी में आपको आज पहली बार समझ में आएगा कि शेयर की कीमत तय कैसे होती है। जी हाँ, शेयर की सही कीमत कैसे तय होती है, ये राज का भी मैं पर्दाफाश करूंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देना होगा। फर्ज कीजिए आपने एक बॉन्ड खरीदा है और उस बॉन्ड को आपने ₹1000 में खरीदा है। उस बॉन्ड पे 6.2% का कूपन है। 6.2% का कूपन का मतलब है कि वो आपको 6.2% का ब्याज अदा कर रहा है। इसलिए आपको हर साल वो ₹1000 का बॉन्ड ₹62 का ब्याज देगा। यहां से हम शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वो बॉन्ड कितने समय में खत्म होने वाला है? 1 साल में खत्म होने वाला है, 5 साल में खत्म होने वाला है, 10 साल में खत्म होने वाला है कि 20 साल में खत्म होने वाला है? मतलब हर बॉन्ड चुकाया जाता है। ये तो उधार है ना, उधार चुकाया जाता है। उसकी मैच्योरिटी डेट क्या है? या तो बॉन्ड 1 साल का हो सकता है, या 5 साल का हो सकता है, या 10 साल का हो सकता है, या 20 साल का होता है। तो हम चारों ही बात करेंगे। फर्ज करें कि आपके बॉन्ड खरीदने के बाद जो नए बॉन्ड जारी हो रहे हैं बाजार में, उनमें ब्याज दरें बढ़ के 6.5% हो जाती है। 6.2% से बढ़ के 6.5% हो जाती है। तो अगर आपने 1 साल का बॉन्ड खरीदा है तो बाजार में इसकी कीमत 997 हो जाएगी। जी हाँ, क्या हुआ? ₹3 से आपके बॉन्ड की प्राइस कम हो गई। लेकिन अगर आपने बॉन्ड ₹5 का खरीदा है तो इसकी कीमत गिरकर ₹988 हो जाएगी। ₹12 का आपको नुकसान हो जाएगा। आपके बॉन्ड का भाव जो ₹1000 में आपने बॉन्ड खरीदा था वो ₹988 का हो जाएगा। पर मान लीजिए आपने जो बॉन्ड खरीदा है वो 10 साल का है और 10 साल तक आपको 6.2% का ब्याज देता है, पर नया बॉन्ड अब 6.5% मतलब ब्याज दरें बढ़ गई है। तो आपका बॉन्ड बाजार में अब कितने का बिकेगा आप जानते हैं? ₹978 का बिकेगा और आपको ₹22 का नुकसान हो जाएगा। पर यही बॉन्ड अगर आपने 20 साल का खरीदा है तो ये बॉन्ड आपको 967 का मिलेगा। लेकिन इस वक्त क्या हुआ है? बॉन्ड प्राइसेस बढ़ के 7% हो गई है। गौर से तस्वीर को देखिएगा। इस वक्त अगर किसी ने 6 महीने पहले कोई बॉन्ड ₹1000 का खरीदा है जिसपे ब्याज 6.2% है, और आज क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ के 7% हो गई है, अगर उसके पास 1 साल का बॉन्ड है तो उसको ₹1000 का बॉन्ड बेचने पर ₹993 मिलेंगे और उसको 7% का नुकसान हो जाएगा। लेकिन ठीक विपरीत अगर उसने 20 साल का बॉन्ड खरीदा है तो उसकी कीमत ₹915 हो गई है और उसको ₹85 का नुकसान हो जाएगा।
क्या देखा आपने? जितनी ज़्यादा बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती जाएँगी, उतना बॉन्ड बाज़ार में इसका बॉन्ड का भाव गिरता जाएगा और जितना बॉन्ड का भाव गिरता जाएगा, उतनी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती जाएगी। जितनी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती जाएगी, उतना पैसा महँगा होता जाएगा। जितना पैसा महँगा होता जाएगा, उतना बॉन्ड को सस्ता होना पड़ेगा, उतना गोल्ड को सस्ता होना पड़ेगा, उतना इक्विटी को सस्ता होना पड़ेगा, उतना एसेट को सस्ता होना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं ना इक्विटी बाज़ार कहाँ जाएगा, तो देखिए बॉन्ड प्राइसेस कहाँ जा रही हैं। बॉन्ड प्राइसेस बॉन्ड यील्ड्स को प्रभावित करती है। छोड़ दीजिए किसी भी बाजार को देखना, आज से आप सिर्फ बॉन्ड बाजार को देखेंगे। बॉन्ड सच्चाई है, इक्विटी कहानियां हैं। वो सिर्फ कहानियां हैं, वह नरेटिव है। कोई कहता है ये होगा, कोई कहता है वो होगा, बॉन्ड तो कहता है यही होगा, क्योंकि बॉन्ड में जो हो रहा है वही सच्चाई है और जो सच्चाई को समझते हैं वही भविष्य का निर्माण करते हैं। आज आपको ये तय करना है कि आने वाले समय में बॉन्ड यील्ड्स कहाँ जा रही है। जितना सटीक आप इसका विश्लेषण करेंगे, जितना सटीक आप अंदाज लगाएंगे, उतना अच्छा आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और ये वीडियो आज मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि आज तक अभी तक मैंने आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करने की हिदायत नहीं दी थी, पर आज मैं आपसे कहता हूं कि जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने का मौका आता है। कैसे आता है, आइए समझते हैं। अगर 1 साल के बॉन्ड की कीमत कम होती है, उससे ज्यादा 10 साल के बॉन्ड की कीमत तय होती है, उससे ज्यादा कम होती है 20 साल के बॉन्ड की, तो इक्विटी तो जबरदस्त बॉन्ड है ना। इक्विटी की तो म्याद ही नहीं होती है, इक्विटी तो फॉरएवर है, सदा के लिए है। तो अगर 20 साल का बॉन्ड अगर मैं खरीदता हूं और 0.5% से ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, मेरा 1000 रुपए का बॉन्ड 915 का हो जाता है, तो इक्विटी शेयर कितने का हो जाएगा? वो तो फॉरएवर है, वो तो ना 20 साल का है, ना 100 साल का है, वो तो 1000, 5000, 10,000 साल का है। जब तक है गोइंग कंसर्न है, हमेशा के लिए है। तो सोचिए इक्विटी को कितना प्रभाव डालता होगा। आइए समझते हैं, गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आसानी से बात समझ में आएगी। भाई बॉन्ड में तो म्याद होती है, कोई 1 साल का बॉन्ड होता है, कोई 5 साल का होता है, कोई 10 साल का होता है, कोई 20 साल का होता है। सरकारी बॉन्ड 50 साल के भी होते हैं और रिलायंस ने, कुछ कंपनियों ने 100 साल के बॉन्ड भी निकाले हैं। पर बॉन्ड कोई भी हो, एक दिन खत्म होता है। इक्विटीज तो कभी खत्म नहीं होती। तो इक्विटीज का आप कैसे तय करते हैं कि बढ़ते हुए ब्याज का प्रभाव इक्विटी इसमें कैसे पड़ता है? इसको हमें तय करने के लिए कॉन्सेप्ट है, एक मान्यता है जिसका अनुसरण करना पड़ता है। इसको बोलते हैं टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू मतलब जब तक ये कंपनी चलेगी, कितनी उम्र है किसी को नहीं मालूम, कोई किसी कंपनी की उम्र कितनी है, वो कब तक बाजार में लिस्टेड रहेगा, वो कंपनी कब तक काम करती रहेगी, हमको नहीं मालूम है। तो जब तक रहेगी टर्मिनल, जब तक रहेगी, जब तक जिंदा है, उसकी वैल्यू क्या है हम निकालते हैं। अब उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? बॉन्ड और इक्विटी में एक बड़ा फर्क है दोस्तों। बॉन्ड आप 1 साल का लें, 10 साल का लें, 50 साल का लें, 100 साल का लें, आपको वही ब्याज लगातार मिलना है। महंगाई कैसी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो, इकोनॉमिक डीग्रोथ हो, दुनिया में कुछ भी हो जाए, जब तक वो बॉन्ड डूबता नहीं है, आपको एक तयशुदा ब्याज देता है। पर इक्विटीज में तो आपके मुनाफे बढ़ते हैं, आपके डिविडेंड बढ़ते हैं, आपकी अर्निंग्स बढ़ती है, अर्निंग पर शेयर बढ़ता है। तो दूसरी तकलीफ क्या है इक्विटीज में? ये तो बढ़ता हुआ एसेट है, ये तो बॉन्ड के जैसे स्टैटिक एसेट नहीं है। तो आइए इसका हम कैसे तय करते हैं? इसको हम तय करते हैं प्रेजेंट वैल्यू से, कि आने वाले समय में मुझे कितना हर साल अर्निंग्स मिलेगी, आने वाले समय में कितना हर साल ये ग्रो करेगी कंपनी, उससे मैं अंदाज लगाता हूं कि कंपनी का फेयर वैल्यू क्या होती है, भाव क्या होती है। इसको हम बोलते हैं डीसीएफ मेथड, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। कैश फ्लो का मतलब है कि मुनाफा कितना कमा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय मेथड है शेयर के भाव को तय करने का। तस्वीर आपके सामने है, गौर से देखिएगा। और ये मैं सच्ची कंपनी का, असली कंपनी का लेके आया हूं। एक कंपनी है जिसका मैं आपको पास्ट बता रहा हूं। 2020-21 का जो साल था अच्छा नहीं निकला, कोविड का साल था। उसकी अर्निंग पर शेयर में 12.25% की गिरावट आई और उसका अर्निंग पर शेयर 11 रुपये हो गया। अगले साल 2022 में इसके अर्निंग पर शेयर बढ़ के 12 रुपया हो गया। 2023 में इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ के 15 रुपया हो गया। 2024 में इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ के 16 रुपया हो गया और 2025 में इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ के हो गया 28 रुपये। मतलब 2021 से लेके 2025 के 5 सालों में इस कंपनी की ग्रोथ, इस कंपनी की अर्निंग्स, इस कंपनी के मुनाफे ने करीब करीब 17.4%, 17% का इसने ग्रोथ दिया है। मतलब क्या है, ये कंपनी 15-17% से बढ़ सकती है। अब मुझे अंदाज
अंदाज लगाना है कि कंपनी आगे कैसा करेगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगले 5 साल तक इस कंपनी का ग्रो कैसा करेगी इसका अंदाज लगाता हूँ। क्योंकि इसने पिछले 5 साल में 17% का ग्रो किया है, तो मैं अंदाज लगाता हूँ कि अगले 17 साल में चलो ये 17% नहीं करके 14% ग्रो करेगी, 3% का डिस्काउंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे कंजर्वेटिव एस्टिमेट करना है। मैं कंजर्वेटिव रहना चाहता हूं ताकि मेरे से गलती नहीं हो। तो मैं अंदाज क्या लगाता हूं कि कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है ये 17% से नहीं होगी, 14% से होगी। अगर इस कंपनी की ग्रोथ 14% से होती है तो 2026 में इसके ईपीएस बढ़ के 32 रुपए हो जाएगा, 27 में बढ़ के 36 रुपए हो जाएगा, 28 में बढ़ के 41 रुपए हो जाएगा और 29-30 होते होते 53 रुपए का हो जाएगा। अब मैं 5 साल तक का भी अंदाज लगा रहा हूं, लेकिन टर्मिनल जब तक ये कंपनी रहेगी, अब मुझे क्या मालूम कंपनी कब तक रहेगी, एक 10 साल रहेगी, 50 साल रहेगी, 100 साल रहेगी, मैं नहीं जानता। कुछ कंपनियां हैं दुनिया में जो 150 सालों से काम कर रही है। लेहमान ब्रदर्स 125 साल के बाद में खत्म हो गया था। तो हम नहीं जानते कि कंपनी कब तक रहेगी। क्या तब तक जब तक कंपनी रहेगी 14% से बढ़ती रहेगी? हरगिज नहीं। तो मेरा ये मानना है कि 5 साल के बाद मैं उसकी ग्रोथ रेट को 2, 3, 4% ही मानता हूं, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं मानता हूं क्योंकि कंपनी मैच्योर हो जाती है। तो यहां मैंने इसकी टर्मिनल ग्रोथ रेट ली है केवल 3%, मतलब ये भविष्य में 3% से ही कंपनी ग्रो करेगी। अब जब आप किसी भी कंपनी का अंदाज लगाते हैं तो पहला अंदाज आप लगाते हैं कि इसका मुनाफा क्या होगा। तो मैंने मुनाफे का अंदाज लगा लिया। दूसरा अंदाज आपको लगाना है कि आप ब्याज कितना अदा कर रहे हैं। तो ब्याज आप कहां से लाते हैं? दोस्तों ब्याज आप लाते हैं बैंक से, क्योंकि आपका पैसा बैंक में पड़ा है। आप बैंक से निकाल के शेयर को खरीदते हैं और बैंक में जाकर आपने पैसा रखा है और 7% का अगर आपको ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब है कम से कम 7% तो आप कमा ही रहे हैं। तो कितना पैसा आपको ज्यादा मिलेगा तब आप इक्विटी का जोखिम उठाएंगे। इसको इक्विटी प्रीमियम बोलते हैं। तो बहुत से लोगों का मानना है, मेरा ये मानना है कि भाई 5% अगर मुझे ज्यादा नहीं मिलेगा तो मैं जोखिम नहीं उठाऊंगा। मतलब मेरा इक्विटी प्रीमियम 5% है तो हो गया 12%। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। 7% तो मैं बैंक से कमाई कर रहा हूं और 5% मुझे ज्यादा चाहिए। कुल मिला के कम से कम मुझे 12% की मुझे ब्याज रिटर्न चाहिए। अब ये 12% जो मैं घर से, इसको मैं बोलूंगा मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो मैं ये जो फ्यूचर में मुझे पैसा मिलेगा, हर साल जो अर्निंग्स पर शेयर बढ़ रही हैं, ये जो पैसा मुझे मिलेगा इसकी मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। और इन सभी प्रेजेंट वैल्यू को मैं जोड़ देता हूं। 5 साल के ईपीएस ग्रोथ रेट की प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ता हूं और जो टर्मिनल वैल्यू निकलेगी, हजारों साल तक जो कंपनी चलती रहेगी, इसको टर्मिनल वैल्यू कहते हैं। आप जाएंगे, आपको आसानी से इसके बारे में विस्तार से सुनने को मिलेगा। वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं और ज्यादा बात करूंगा, तो इसलिए मैं करना नहीं चाहता। टर्मिनल वैल्यू क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, पर इस टर्मिनल वैल्यू का भी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं तो इस कंपनी का भाव जो इस तरह से ग्रो कर रही है, बाजार में 477 रुपए आती है। जी हाँ, 477 रुपए। ये शेयर आपको 477 रुपए पे खरीद लेना चाहिए। तो ये आज का भाव है। आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आने वाले समय में फर्ज करते हैं कंपनी इसी अंदाज से बढ़ती रहेगी। आने वाले समय में कंपनी ऐसा ही काम करती रहेगी जैसा आपने अंदाज लगाया है, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई हैं और बॉन्ड यील्ड 6.2 से बढ़ के 6.7% हो गई है। 0.8% से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया है। तो पहले मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या था? 5% इक्विटी प्रीमियम, 6.2% का ब्याज हो गया 11.2%। अब मेरा ब्याज बढ़ के 12% हो गया है। इक्विटी प्रीमियम 5% और ब्याज 7%। तो इस कंपनी का भाव 433 रुपए हो जाएगा। उसी अर्निंग के साथ, उसी ग्रोथ के साथ, उसी रेवेन्यू के साथ कंपनी वैसा का वैसा करेगी। कंपनी पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्याज दरें बढ़ी तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ, मेरा जो शेयर का प्राइस है, जो फेयर वैल्यू है, वो 477 रुपए से घटकर 433 रुपए हो गई और 10.2% से मेरा शेयर का भाव कम हो गया। जी हाँ, कितना हुआ था? पॉइंट 6.2% से 7%, 80 बेसिस पॉइंट का ब्याज बढ़ने से मेरी शेयर की कीमत जो 14% से ग्रो कर रही है, वो शेयर की कीमत 10.2% से कम हो जाती है। तो बॉन्ड की कीमत भी ब्याज बढ़ने से कम होती है, इक्विटी की कीमत भी ब्याज बढ़ने से कम होती है, जमीन की कीमत भी कम होती है क्योंकि ब्याज बढ़ने पर लोग उधार कम लेते हैं और ब्याज बढ़ने पर लोग सोना भी कम लेते हैं। इसीलिए सोने के भाव गिर रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं।
ये तो अभी की कहानी है दोस्तों। आगे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, यही तो हमें बात करनी है और इसीलिए मैं वीडियो आपके पास में लेके आया हूँ। उम्मीद करता है कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर इस बात को आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। हम आगे जाके सिर्फ और सिर्फ इसी बात के लिए कि डीसीएफ मेथड क्या है, टर्मिनल वैल्यू से शेयर की कीमत कैसे तय होती है, हम विस्तार से वीडियो बना सकते हैं, अन्यथा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि बॉन्ड की प्राइसेस, बॉन्ड की यील्ड केवल बॉन्ड की प्राइसेस को तय नहीं करती है, वो इक्विटीज की प्राइसेस को भी तय करती है। समझदार लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए वो बॉन्ड यील्ड्स पर नजर रखते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा जटिल है, थोड़ा मुश्किल है। मैं जानता हूं कि आप इन बातों में रुचि नहीं लेते हैं, लेकिन दोस्तों कभी-कभी जो सबसे जरूरी बात होती है उस पर रुचि लेने की जरूरत है। आप जानते हैं जो सरकारें होती है ना, वो इक्विटी बाजार की चिंता नहीं करती हैं, वो इक्विटी बाजार को मैनेज भी नहीं करती है, वो इक्विटी बाजार को संभालने की कोशिश भी नहीं करती है। पर सेंट्रल बैंक और पूरी दुनिया की हर सरकार ब्याज की कीमतों को, ब्याज को संभालने की कोशिश करती है। बॉन्ड बाजार सरकार को भी विचलित करता है, इसको यील्ड मैनेजमेंट कहते हैं। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो ब्याज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्याज पैसे की कीमत है और पैसे की कीमत ही तो दुनिया भर चीज को तय करती है। बहुत आसान करूं मैं आपके लिए, एक उदाहरण देता हूं और आसानी से आपकी बात समझ में आएगी। क्या उदाहरण है? मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपने बैंक में रखा हुआ है और बैंक में आपको 5% का ब्याज मिल रहा है। आपके पड़ोस में एक पड़ोसी रहता है जो एक दुकान चलाता है, नमकीन बेचने की दुकान चलाता है और उसके दुकान का हर साल 10 लाख का, पिछले साल 10 लाख का मुनाफा हुआ है। मतलब आपने जो 1 करोड़ रुपया बैंक में रखा है, आपको 5 लाख रुपए का ब्याज मिलता है और उसने जो 1 करोड़ रुपए, उसका पास जो दुकान है वो 10 लाख रुपए की कमाई करती है। वो पड़ोसी आपके पास में आता है और कहता है मेरे बच्चे की नौकरी बाहर लग गई है, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपनी दुकान बेचना चाहता हूँ। आप मेरे पड़ोसी हैं, मैं आपको 1 करोड़ रुपए में ये दुकान बेचने के लिए तैयार हूँ। आप बहुत मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपया मेरे पास में है, ये दुकान मुझे 1 करोड़ रुपए में मिल रही है। सारा काम करने के बाद, मजदूरों को पैसा देने के बाद, वेजेस देने के बाद, रॉ मटेरियल का खर्चा निकालने के बाद 10 लाख की कमाई दुकान कर रही है। मुझे दुकान ले लेनी चाहिए क्योंकि मुझे 5 लाख रुपए की ज्यादा कमाई होगी। और आप अपने दोस्त को कहते हैं, पड़ोसी को कहते हैं कि कल मैं दुकान खरीद लूंगा, और आप कल खरीद लूंगा ऐसा आप कहते हैं और उससे विदा लेते हैं। रात को आप सो जाते हैं, सुबह उठते हैं। थोड़ा नाटकीय कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। सुबह उठते ही आपको पता लगता है कि आरबीआई ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है और ब्याज दरें बढ़ के 8% हो गई है। अब बैंक आपको 1 करोड़ के डिपॉजिट पे 5 लाख रुपया नहीं, 8 लाख रुपए का ब्याज दे रहा है। अब आप 8 लाख रुपए कमा रहे हैं, दुकान खरीदेंगे तो 10 लाख रुपए की आमदनी होगी, फर्क केवल 2 लाख का हो गया। क्या 2 लाख रुपए ज्यादा कमाने के लिए आप दुकान के प्रबंधन का टेंशन लेना चाहेंगे? ये मेरा सवाल है। क्या अब भी आप 1 करोड़ रुपए पे दुकान लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि अब आपको दुकान खरीदने की इच्छा कम हो गई है। जैसे ही अगले दिन आपका पड़ोसी वापस आपसे मिलता है तो आप कहेंगे नहीं भैया, अब अभी ब्याज बहुत बढ़ गया है, मुझे दुकान की जरूरत नहीं है। तो पड़ोसी क्या कहेगा? चलिए कोई बात नहीं, आप ये दुकान 90 लाख में ले लीजिए। ऐसा ही तो होगा। जी हाँ, ऐसा ही होगा। सरकारें भी बॉन्ड बाजार को देखती हैं और इस बॉन्ड बाजार को देखकर ही हमें सारी बातें समझ में आती है। अब जो बहुत जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो के जरिए नहीं करना चाहता हूँ, अगली वीडियो में इसकी मैं बात करूंगा। थोड़ा इशारा भर आपको कर रहा हूँ कि दुनिया भर में ये जो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ रही हैं वो क्यों बढ़ रही हैं? अमूमन होता क्या है? अमूमन क्या होता है कि जब युद्ध होते हैं तो लोगों को लगता है कि हमें अपने पैसे की रक्षा करनी चाहिए, वो बॉन्ड खरीदते हैं और जब बॉन्ड खरीदते हैं तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है और जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है तो बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं। जब बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं तो बॉन्ड की यील्ड्स कम होती है। होना ये चाहिए। हो क्या रहा है कि बॉन्ड की कीमत कम हो रही है और ब्याज बढ़ रहा है। ये उल्टा क्यों हो रहा है? यही वो बात समझने की जरूरत है। उल्टा इसलिए हो रहा है कि युद्ध जो है ये सप्लाई डिसरप्शन लेके आया है और सप्लाई डिसरप्शन लेने की वजह से डिमांड को डिस्ट्रॉय कर रहा है और सप्लाई नहीं होने की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। और जब सप्लाई नहीं होने से कीमतें बढ़ती है तो ग्रोथ कम होती है और जब ग्रोथ कम होती है तो कीमतें बढ़ती रहती है। इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और जब दुनिया में स्टैगफ्लेशन होता है तो सरकारों को और सेंट्रल बैंक से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वक्त दुनिया में स्टैगफ्लेशन का डर है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेंट ग्रोथ, नो ग्रोथ,
एंड इन्फ्लेशन, इसका सामना करना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल होता है। और इस वक्त ये माना जा रहा है कि दुनिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी रिजीम है, दुनिया की जो मैक्रो रिजीम है, वो बदलने वाली है। दुनिया में आने वाले समय में ज्यादा महंगाई होने वाली है, दुनिया में आने वाले समय में स्लोअर ग्रोथ होने वाली है, और इस वजह से दुनिया में विचलन होने वाली है। इस डर की वजह से लोग ब्याज ज्यादा मांग रहे हैं। क्या ये वाकई में स्टैगफ्लेशन होगा या नहीं होगा, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। पर अगर ऐसा हुआ तो हमें चिंता करने की जरूरत है, और जब तक ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी तब तक इस बाजार में आपको निवेश करने का मौका अच्छा मिलता रहेगा, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने का मतलब होता है लोअर वैल्यूएशन। अगर आप 5% का ब्याज कमा रहे हैं तो 20 का पी वैल्यूएशन होता है। अगर ब्याज बढ़ के 8% हो जाता है तो पी वैल्यूएशन गिर के 12.5% हो जाता है। अगर आपसे कोई कहता है कि हिंदुस्तान का बाजार सस्ता हो गया है तो सावधान, ये पी वैल्यूएशन सस्ते तो हुए हैं पर सामने ब्याज दरें भी बढ़ गई है, इसलिए बाजार वास्तव में सस्ता नहीं हुआ है। इस बात को हमने पिछली वीडियो में बात किया था। अगली वीडियो में आपसे मैं स्टैगफ्लेशन की बात करूंगा, विस्तार से बात करूंगा, और हम समझेंगे कि दुनिया कहाँ जा रही है। फिलहाल के लिए एक संदेश देकर अपनी बात खत्म करता हूं। इक्विटी बाजार को अगर समझना है, बॉन्ड बाजार को देखना शुरू कीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है दोस्तों। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इसमें करीब करीब 148 ट्रिलियन डॉलर्स का निवेश होता है। इक्विटी बाजार में 135 ट्रिलियन का निवेश होता है। दुनिया भर के सारे इक्विटी बाजार को मिला दें, उससे कहीं बड़ा बॉन्ड बाजार है। तो बॉन्ड बाजार से ही दुनिया चलती है, क्योंकि पैसे से दुनिया चलती है, और बॉन्ड बाजार पैसे की कीमत को तय करता है। अंत में पैसा ही तो सब कुछ है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस बॉन्ड का पूर्ण प्रभाव क्या होगा, आने वाली वीडियोस में हम विस्तार से बात करेंगे। विदा लेने से पहले एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप में कन्विक्शन है, खरीज है, एसेट एलोकेशन किया है, बॉन्ड बाजार आपको खूबसूरत मौका दे रहा है, मौका चूकिएगा नहीं। ऐसा जीवन में मौका बहुत कम आता है। जी हाँ, ये घबराने का समय नहीं है, ये सही तरह से समझ के निवेश करने का समय है। नमस्कार, जय हिंद।